चलिए सब रेडी हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यानी कि हिंदी ग्रामर से पढ़ने जा रहे हैं ना, और उस हिंदी ग्रामर में समास को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समास को। समास को ऐसा ट्रिक को समझेंगे यानी कि कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिससे परीक्षा में कहीं दिक्कत नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट सोचता क्या है कि जो क्वेश्चन बता रहे क्वेश्चन वही आ जाए तब सही है। देखिए वैसा क्वेश्चन आने से आपका एग्जाम में तो काम चल जाएगा। मान लीजिए आप एग्जाम दिए, एक दो में आ तो गया, लेकिन आने वाला समय में आपको कभी पकड़ने नहीं आएगा तो दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत है। इसलिए जो है आप हमेशा जो है ना कॉन्सेप्ट को समझिए। अब कॉन्सेप्ट अगर समझने आपको आ गया तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अगर आप शहर घूमने जानते हैं तो मुंबई घूमिए, चाहे पटना घूमिए, चाहे बनारस घूमिए, चाहे जयपुर घूमिए, बस आपको घूमने का तरीका आना चाहिए। तो यानी कि आपको ट्रेवल जिस प्रकार से कर रहे हैं तो ट्रेवल अच्छे ढंग से कीजिए, बढ़िया रहेगा ताकि कहीं दिक्कत ना होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज समास के। किसका बात करते हैं? समास। समास कहते किसको है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बीमारी हो गया ऊपर नहीं दिखने वाला। क्या चीज़ है हम लोग पढ़ेंगे आज? समास। समास कहते किसको है, कोई बता सकते हैं? समास क्या चीज है? देखिए समास दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि जब दो शब्द से मिल करके एक नया शब्द बन जाएगा तो क्या कहेंगे हम लोग? समास कहेंगे। अगर परिभाषा लिखना हो, हालांकि परीक्षा में जो है परिभाषा उतना नहीं आता है और परिभाषा की आपको आवश्यकता भी नहीं है, हर जहाँ परिभाषा रट के चलना भी नहीं है। दो सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? समास कहते हैं। क्या कहेंगे? समास कहेंगे। हालांकि डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है आपको। अब बताइएगा कि समास तो समझिए कि दो यानी कि दो नए सार्थक, दो सार्थक शब्द यानी कि दो नए सार्थक शब्द जोड़ लीजिए, बेटर रहेगा। दो नए सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही क्या कहेंगे हम लोग? समास कहेंगे। जैसे गंगा जल है ना, आजीवन, कुछ भी हो सकता है, आजीवन है ना। तो ये सब जितने भी हैं समास है ना। अब समास के जो है भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? आपको जितना ही बताने जा रहे हैं एकदम कॉन्सेप्चुअल बताएंगे, इसमें कोई अलग चीज नहीं बताएंगे, आप हमेशा पकड़ सकते हैं। देखिए समास का जो होता है भेद होता है, तो समास के भेद, समास के 6 गो भेद होता है। कितना भेद होता है? 6 भेद। पहला भेद क्या होगा आपका, कोई बताएंगे? पहला में आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब वहीं से स्टार्ट करें। अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्वंद्व समास, फिर दिग्गु समास, और फिर आपका हो जाएगा लास्ट में बहुव्रीहि समास। कुल कितने समास के भेद हो गए? 6 गो। बस समझ लीजिए कौन कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और आपका द्वंद्व समास, दिग्गु समास और बहुव्रीहि समास। कुल कितने समास के भेद हो गए? 6 गो। क्लियर हो गया? तो समास के 6 भेद। देखना अव्ययी भाव समास कहेंगे किसको ना? अव्ययी भाव, चलो अव्ययी भाव समास को देखेंगे। अव्ययी भाव समास कहते हैं किसको है? जो कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रारंभ में उपसर्ग में लगा हो। क्या प्रारंभ में लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा। आपको उपसर्ग नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ेंगे कैसे? जिसमें क्या से स्टार्ट होगा? यथा, आ, भर, अनु। क्या चीज है? अनु, निर, प्र, प्रति। क्लियर है? वैसे समास को अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे देखिए अनुरूप, क्या चीज है? अनुरूप। देखिए तो यहाँ अनु से स्टार्ट हुआ है कि नहीं है? तो अनु वाले कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। बढ़िया से याद कर लो, कभी नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक। आ जन्म, क्या चीज है? आ जन्म। का से स्टार्ट हुआ है? आ से। क्या से होगा? आ से। बस आ से स्टार्ट होगा तो कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, क्या चीज है? प्रतिदिन, यानी कि इसका क्या हो गया? प्रत्येक दिन। तो कौन सा समास हो गया? अब आप लोग बताइएगा भर पेट कौन समास होगा?
अव्ययी भाव क्या से स्टार्ट हो रहा है? भर से। यथाशक्ति कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। क्या से स्टार्ट हुआ है? यथा से, है ना? इस प्रकार से बता सकते हैं ना। तो अव्ययी भाव समास कितने लोग को समझ में आया? अव्ययी भाव समास पकड़ना आसान है कि नहीं है? क्या से स्टार्ट होगा? यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति। वैसे समास को क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखना तत्पुरुष समास देखिए कहेंगे किसको? ठीक है, समास को विग्रह करने पर, क्या करने पर? विग्रह करने पर हमें जो है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह कहते किसको है? आप यहाँ देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं आराम से, यहाँ क्या लगा? को लगा हुआ है, से लगा हुआ है, के लिए लगा हुआ है, का लगा हुआ है। बस इसको पकड़ना सबसे आसान है। जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, से इत्यादि, है ना। मान लो क्या लिखा हुआ है? यश प्राप्त। क्या लिखा हुआ है? यश प्राप्त। तो यश प्राप्त तो किसको प्राप्त? यश को प्राप्त। किसको प्राप्त? यश को प्राप्त। बस इसको यहीं से पकड़ लेंगे। मन चाहा, बताइए तो क्या होगा? मन से चाहा। अगर आप गलती से मन को भी चाहा कीजिएगा तभी भी इसी समास में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी कि आपको पकड़ना है, एग्जाम में पूछेगा ये चीज कि आप जो है समास को बताइए कौन सा समास है, या उस समास का उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक्चुअली के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सबसे आसान हो जाता है ये समास। अब परीक्षा में समास का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो क्या है? मन चाहा, तो क्या हो जाएगा आपका? मन से चाहा। उसी प्रकार से यज्ञशाला, क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला। राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। आप देख रहे हैं ना, यानी कि सब में कहीं को है, कहीं से है, के है, का है, तो इसको कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। क्लियर है? बाय द वे आपको एक समास पहचानने नहीं आएगा, आपको 5 पहचानने आएगा, छठा पहचानने नहीं आएगा, तभी उसको छाट सकते हैं कि नहीं छाट सकते हैं? छाट सकते हैं। तो अगर ये कठिन लग रहा होगा तो इसके बाद आगे भी देखिए, लेकिन ये कठिन नहीं है। क्लियर हुआ? हो गया जी। देखिए अब क्रमधारय समास किसको कहेंगे? ध्यान समझिएगा। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की क्या करता हो? विशेषता बदलाता हो। ध्यान समझ। चरण कमल, कैसा कमल है? चरण के समान कमल है कि नहीं है? चरण के समान कमल, समझ में आ रहा है ना। उसी वजह से कमल नयन, है ना। किसके समान नयन है? कमल के समान। उसका सोचो कि आंख भी कमल के समान है, बहुत विशेष है। और शिल्पी राज कहती है कि नीली पीली अखिया, है ना। यानी कि किसके समान है नयन? कमल के समान। और देखिए फिर क्या चीज है? चंद्रमुख, किसके समान मुख है? चंद्र के समान मुख है। यानी कि कहीं किसी का विशेषता बतलाता है। बताया क्या है? जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बतलाएगा, उसको कौन समास कहेंगे? क्रमधारय समास। कमल, चरण कमल, तो किसके समान कमल है? चरण के समान कमल। कमल नयन, कैसा नयन है? कमल के समान नयन है। चंद्रमुख, किसके समान है? चंद्र के समान, है ना। अब करिया मुख, केकर समान मुख है? है ना। तो समझ लीजिएगा, है ना। चलिए अब फेसबुक, समझ में आया ना। तो यानी कि आपको समझ लेना है क्रमधारय समास जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की क्या बताता होगा? विशेषता बदलाता होगा, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्रमधारय समास कहेंगे। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल। कमल नयन, किसके समान कमल? किसके समान नयन है? कमल के समान नयन। और चंद्रमुख, किसके समान मुख? चंद्र। चौथा में क्या चीज है जी? द्वंद्व समास। क्या चीज है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे पहचानना आसान होता है ना। यदि दोनों पदों के बीच में क्या हो? योजक चिन्ह लगा होगा, उसको क्या कहेंगे? इसका विग्रह करने पर और, या, एवं, क्या है? या, एवं और आया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे उसको? द्वंद्व समास। जैसे कि देखिएगा नदी नाले, ई पहले ही देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। नदी नाले, नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा। विग्रह कैसे होता है अगर सीखना होगा तो इसके लिए बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छे ढंग से बता देंगे विग्रह। लेकिन अभी एग्जाम बहुत नजदीक है, इसके लिए आपको जल्दीबाजी में पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। सब में लगा हुआ योजक चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से नदी नाले, पाप पुण्य, ऊंच नीच, खरा खोटा, है ना। कोई दिक्कत? कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो द्वंद्व समास आराम से पकड़ सकते हैं, कोई की दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, आपका माइंड में कहीं और लगा हुआ है, कहीं यहाँ लगेगा नहीं आ रहा है? आ रहा होगा।
देखिए नदी नाले, नदी और नाले, देखिए नदी अलग है, नाला अलग है कि नहीं है, तो इसको और से जुड़ा हुआ है। पाप और पुण्य अलग अलग है कि नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, देखिए ऊंच है और नीच है ना, ऊंच या नीच, ऐसा होता है ना कि ऊंच नीच हो जाता है आदमी से, या तो ऊंच होता है तो नीच होता है ना। खरा खोटा, खरा या खोटा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, है ना। कौन समास है, द्वंद्व समास। कौन समास है, द्वंद्व समास। क्लियर, चलिए चलिए, कौन समास है जी ये, दिग्गु समास। कौन समास है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी कि संख्या बताया गया हो ना, जैसे देखिएगा चौराहा क्या है, 4 है कि नहीं है, दोपहर 2 है कि नहीं है, नवरात 9 है कि नहीं है, षष्ठ भुजा होगा, है ना। त्रिभुवन कौन समास है, त्रिभुवन कौन समास है, दिग्गु समास। क्लियर हुआ, यानी कि जिसमें गिनती से स्टार्ट होगा ना, कौन समास हो जाएगा आपका, दिग्गु समास। क्लियर हुआ, जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास, और जिसमें संख्या से होगा उसको क्या बोलेंगे, दिग्गु समास। एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं कौन समास, बहुव्रीहि समास। अब देखिएगा बहुव्रीहि समास किसको कहेंगे, ठीक है, जिस समास में खास करके अधिकतर क्या आता है, देवी देवताओं का नाम आता है, अधिकतर आता है ना, बस पकड़ने का कॉन्सेप्ट है ना। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका कौन है, गणेश, इससे विग्रह से भी आपको कोई मतलब नहीं है, पकड़ने पहले सीखिए, ठीक है ना। गंगाधर क्या चीज है, गंगा को धारण करने वाला, तो कौन कहते हैं, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन होंगे वो, शिव। उसी प्रकार से आप आराम से समझ सकते हैं ना, पीताम्बर, है ना, क्या हो जाएगा, पीताम्बर। कौन समास होगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अधिकतर किसका नाम आता है, देवी देवताओं का। तो आप देखिए 3 गो समास के एकदम ऑटोमेटिक इधर याद कर लीजिए। पहला में दिग्गु समास किसको कहेंगे और द्वंद्व समास किसको कहेंगे। द्वंद्व समास में बीच में क्या लगा होता है, यानी कि योजक चिन्ह लगा होता है, तो उसको कौन समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, पाप पुण्य, है ना, ऊंच नीच, ये सब कौन समास है आपका, द्वंद्व समास। उसी प्रकार से दिग्गु समास में क्या होता है, संख्या होता है, 2 से 4 से किसी संख्या से स्टार्ट हो जाता है, तो कौन समास हो जाएगा, वो दिग्गु समास हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका क्या होगा, आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होगा आपका, सभी देवताओं का नाम होगा, ठीक है।